नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यूजीसी नेट 2020 का 11% से करवाएंगे। 10% मैंने आपको पहले करवा दिए थे, ठीक है। इतिहास के ये देखो क्या है कि इतिहास जून 2020, इसके 10% मैंने पहले करवा दिए थे आपको। अभी 11% की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए? किसने किए थे? विष्णुगुप्त ने, ठीक है। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित किस राजवंश की विशेषता है? चालुक्यों की। किसकी विशेषता है ये? चालुक्यों की। देखो, चंद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो गया था। गुप्त काल कब था? 550 ईस्वी में गुप्त काल वंश का अंतिम शासक था कौन? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त काल का अंतिम शासक था। गुप्त वंश में केंद्र और प्रांत दोनों में एक कुशल प्रशासकीय प्रणाली की स्थापना की गई थी। उनकी सैनिक प्रणाली का ढांचा थोड़ा भिन्न था। इस काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार का काफी प्रोत्साहन मिला। गुप्त सम्राटों ने चांदी और सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों से ने न केवल पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भी अपनी बंदरगाह खोल दी थी। किसके लिए? पश्चिमी के लिए। पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से व्यापार किया था। किसने? गुप्त शासकों ने। याद रखना, ठीक है। उस समय का समाज 4 वर्ण 4 आश्रमों में बटा हुआ था, जो प्राचीन सिद्धांत था ऋग वैदिक काल के अनुसार। लेकिन ये नियम इतने कठिन नहीं थे। उस समय अंतरजातीय विवाह भी होते थे। दास प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। विष्णुगुप्त ने 148 ग्रेन की तौल के बराबर सिक्के प्रचलित किए। पूर्वी भारत में सिक्कों की तौल बढ़ती गई। सम्मिश्रण का अनुपात बढ़ गया। सिक्कों का बद्धापन भी सर्वश्रेय लोकप्रिय हो गया, क्योंकि विष्णुगुप्त के समय बहुत ज़्यादा उसमें तांबा मिलने लगा था। सोने की अधिकता कम हो गई थी, लेकिन उनका ग्रेन ज़्यादा बढ़ाने के कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। सेकंड पर्सन क्या था हमारा? चालुक्यों का। चालुक्यों की ये देखो, चालुक्यों की क्या है? चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद है। विवादास्पद यानी कि पूरी तरह से किसी को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। वराहमिहिर की बृहद संहिता में इन्हें शूलिक जाति माना गया। कौन सी जाति? शूलिक जाति। किस में बताया गया है? वराहमिहिर की पुस्तिका कौन सी थी? बृहद संहिता। जबकि पृथ्वीराज रासो में इसकी उत्पत्ति आबू पर्वत से की मानी गई है। किससे? आबू पर्वत से। यज्ञ के समय अग्निकुंड में बताई गई है। किस में बताई गई है? पृथ्वीराज रासो की लिखी पुस्तक में बताई गई है, आबू पर्वत पर। विक्रमांक देव चरित में इस वंश की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के चुलूक से बताई गई है। किसमें? विक्रमांक देव चरित में चुलूक से, ब्रह्मा के चुलूक से। इतिहासविद विंसेंट ए सीमत ने विदेशी मानते हैं। एफ फ्लीट तथा के ए नीलकंठ शास्त्री। कौन कौन? एफ फ्लीट और के ए नीलकंठ शास्त्री ने इस वंश का चालुक्य बताया है। क्या बताया? इस वंश को चालुक्य। आर जी भंडारकर ने इस वंश का प्रारंभिक नाम चालुक्य का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को अक्षत्रिय कहा है। किसने कहा उसको अक्षत्रिय? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग का शासक था? चीनी यात्री। इस प्रकार चालुक्य नरेश की वंश और उत्पत्ति का कोई अभिलेख या साक्ष्य नहीं मिलता है। चालुक्य वंश के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। राजकुमारियां प्रदेशों की शासिका होती थी। जयसिंह द्वितीय की बड़ी बहन अक्का देवी एक प्रांत का शासन चलाती थी। किसकी बहन? जयसिंह द्वितीय की बड़ी बहन अक्का देवी, ठीक है। जो आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पर्सन क्या था हमारा? 13। ख्रोष्टी लिपि में लिखित दमपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? खोतान से। कहाँ से प्राप्त हुई है? खोतान से। ख्रोष्टी लिपि के प्राचीनतम लेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ख्रोष्टी लिपि के चिन्ह कहाँ से मिले? हमने मिले हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। कहाँ? ये अफगानिस्तान में है। जो अशोककालीन प्रतीत होते हैं। इसे अन्य नामों जैसे इंडो पैक्सियन, काबुलियन, बैक्ट्रोपोल, ओरियन
आर्यन से भी संबंधित किया गया, पर ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? खरोष्टी है। इस लिपि के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित है, कुछ विद्वान इसे भारतीय सिद्ध करते हैं और कुछ विदेशी मानने वाले की धारणा है कि खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। काइडवेल, भंडारकर आदि इतिहासकारों का कहना है कि खरोष्टी का विकास अरमाइक और सीरियाई लिपि से हुआ है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हक्कामनी साम्राज्य की राजलिपि थी। किसकी? हक्कामनी साम्राज्य की राजलिपि, जिसका प्रयोग मिस्र से हिंदुस्तान तक होता था। मिस्र के सम्राट के जो हक्कामनी वंश था उसकी बोली भाषा, ठीक है, बताया गया है। गौरी चंद हीराचंद ओझा डॉक्टर डिरीजर का भी यही कहना है कि खरोष्टी का संबंध अरमाइक लिपि से है। अरमाइक लिपि विदेशी है, खरोष्टी भारतीय लिपि नहीं है। इसके विपरीत भारतीय लिपि सिद्ध करने वाले विद्वानों के विचार इस प्रकार है। डॉक्टर राजवली पांडे ने इंडियन पैलोग्राफी नामक पुस्तक में लिखा है कि खरोष्टी एक भारतीय लिपि है। किस में लिखा है? इंडियन पैलोग्राफी में। कुछ विद्वानों के अनुसार खरोष्टी लिपि के निर्माता एक भारतीय ऋषि थे। कतिपय विद्वान यह सिद्ध करते हैं कि लिपि भारत सीमा प्रांत के अर्ध सभ्य लोगों के नाम से विकसित हुई थी। उन्हें खर जैसे होस्ट होते थे, इसी आधार पर इन्हें खरोष्टी लिपि कहा गया। प्रत्येक व्यंजन में विद्यमानता, दीर्घ स्वरता, स्वर मात्राओं का अभाव, अन्य स्वर मात्राओं का ऋजुदंडों द्वारा व्यक्तीकरण, व्यंजनों के पूर्व पंचम वर्णों के लिए सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग, सुक्ताक्षर की अल्पता खरोष्टी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यह लिपिक और व्यापारी आदि की लिपि थी, किंतु खरोष्टी में लिखी खोतान से प्राप्त पांडुलिपि से इसके एक दूसरे परिष्कृत रूप का अस्तित्व भी सिद्ध होता है, जिसका प्रयोग शास्त्रों के लेखन में होता था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पहले भारतीय चिन्हों के साथ सिक्के निकाले थे, बाद में इन्हें हटाकर सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया और साथ में कलमा यानी कि इस अल्लाह ही ईश्वर है, मुहम्मद इसका अवतार है भी अंकित करवाया। क्या करवाया? अल्लाह ही ईश्वर है और मुहम्मद उसका अवतार है। ठीक है। उसने नागौर राजस्थान से घुड़सवार शैली के सोने के सिक्के जारी किए। कहाँ से किए थे? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? नागौर से। घुड़सवार के चारों ओर घेरे में कलमा और तिथि दी गई। पृष्ठभाग पर पदाविया सहित सुल्तान का नाम अंकित था। सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने वाला इल्तुतमिश पहला भारतीय सुल्तान था। इसके समय सिक्कों के तौल में काफ़ी परिवर्तन हुआ। उस समय मध्य एशिया से व्यापार चल रहा था, भारत में चांदी की कमी न थी। इल्तुतमिश ने भारतीय परंपरा को अपनाकर 172.8 ग्रेन तौल के चांदी के नए मानक टंक जारी किए थे। बाद के सुल्तानों ने शेरशाह सूरी के समय तक इसी मान में रजत टंक जारी किए। यह टंक शब्द संस्कृत का है। बहुत से इतिहासकारों ने इसका तौल 175 ग्रेन माना है। इसके समय तक मध्य एशिया से दिल्ली सल्तनत के अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। वहां से चांदी का आयात होने लगा था और उसके मानक रजत मुद्राएं तैयार करवाई गई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली टकसाल की स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने मृत्यु के पश्चात उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से लोधी वंश के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अगला प्रश्न आएगा भाई, देखो 15वां। ये देखो 50 का। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात आयात कर खत्म कर दिया और उसने पैमाइश पर एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। इसी की व्याख्या ये आगे दी गई थी। ये देखो, बहलोल लोदी की मृत्यु के समय उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी वंश के नाम से सिंहासन पर आरूढ़ हुआ।
ठीक है। वह एक हिंदू हिंदू महिला का पुत्र था। इसी कारण कुछ दरबारी अमीरों ने उसके सिंहासनरोहण का विरोध किया, लेकिन इन विरोधों को दरकिनार रखते हुए 1489 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें भू राज संविधान करने के लिए एक नया पैमाना गज ए सिकंदरी का विकास किया। किसका? गज ए सिकंदरी। आगे देखो क्या है कि चूंकि वह एक शिक्षित व्यक्ति था, इसलिए साहित्यिक रचनाओं के प्रति उसकी रुचि थी। उसकी वजह से उसने एक अनुवाद विभाग भी की स्थापना की। वह स्वयं के आदेशों से आयुर्वेद के एक ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद करा। किसके नाम से? फरहंगे सिकंदरी। खाद्यान्नों पर उसने कर समाप्त कर दिया और पिता के राजतव सिद्धांत को पलटते हुए अफगान आदर्शों की जगह तुर्की और हिंदू सिद्धांतों को अपनाया। ठीक है। अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया, वह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? किस नाम से? हौज उल हयात। हौज उल हयात। मुगल शासक सिंध की घुमंतू जनजातियों की नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। 18% की अग्निमृत में किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया था? किसने करवाया था भाई? महमूद खलजी प्रथम ने। कहाँ करवाया था? मालवा में। मालवा का सुल्तान मांडू में। मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा यानी कि अस्पताल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था वो? महमूद खलजी प्रथम ने। संगीत देखो 18% की व्याख्या कुछ थोड़ी सी दी गई है, इसको देख लेना। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया। कब? 1305 में। फिरोज शाह के अमीर हुसैन खां गोरी ने 1401 में स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना कर दी। 1401 में स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना कर दी। दिलावर खां की उपाधि धारण कर ली। किसने? हुसैन खां ने। किसने की भाई? हुसैन खान ने दिलावर की उपाधि धारण कर ली 1401 में। किसका सेनापति था वो? फिरोज शाह तुगलक का। 1406 ईस्वी में अलप खां खुशंग शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया मालवा की गद्दी पर? हुसंग शाह। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर अधिकार कर उसे बंदी बना लिया, परंतु शीघ्र ही वह मुक्त कर दिया। इस धारा से हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 1435 ईस्वी में नर्मदा तट पर होशंगाबाद नामक नगर स्थापित किया। कौन सा नगर? होशंगाबाद। कहाँ? नर्मदा तट पर, बिहार में। कहाँ शुरू किया भाई? बिहार में। महमूद खिलजी 1436 से 69 तक ने सुल्तान मोहम्मद शाह गोरी की हत्या कर मालवा में खिलजी वंश की स्थापित कर ली। इस मेवाड़ के शासक राणा कुंभा से युद्ध किए, दोनों पक्षों में विजय का दावा किया। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ का बनवाया चित्तौड़ में। महमूद ने मांडू में 7 मंजिलों वाला विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ बनवाया? महमूद ने बनवाया मांडू में, और राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ में। दारुल शिफा और दारू खाना यानी कि डिस्पेंसरी बनवाने का आदेश दिया था। हुसैन शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। कौन? हुसैन शाह सरकी। 1458 से 1485 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह सरकी की हत्या के बाद उसका भाई हुसैन शाह सरकी 1498 में गद्दी पर बैठा। ठीक है। लोधी वंश से संधि कर ली। उसके बाद दिल्ली और जौनपुर का संघर्ष किया और अपनी सीमा मजबूत कर ली। 1483 ईस्वी में अधिकार प्राप्त कर लिया। 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर को सिकंदर शाह लोधी ने पुनः अपने दरबार में ले लिया।
ये देखो आगे क्या था, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। किसने किया था? शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही ने इसका ध्यान आकर्षित किया था बाबर का। ये देखो अब्दुल कद्दूस गंगोही चिश्ती साबिरी परंपरा के थे। कौन सी परंपरा कहते हैं? चिश्ती साबिरी। उसका नाम क्या था? अब्दुल कद्दूस गंगोही। उन्होंने सिकंदर लोदी और बाबर को पत्र लिखकर भारत में शरिया लागू करने की कामना की थी। बाबर का ध्यान इस तरह आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ ही वजूदी सिद्धांत और हिंदू सिद्धांत को भी स्वीकार करते थे। विचारों का यह विरोधाभास शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही 538 के चित्र देखने के बारे में मिलता है। चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती साबिरी परंपरा के थे। वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कद्दूस नाथ योगियों के सर्वोच्चाधिकार सिद्धांत को ही मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे? सर्वोत्तात्मावादी। उन्होंने रुशदनामा लिखा। क्या लिखा? रुशदनामा। और क्या लिखा उसने? उलख उपनाम से कविताएं लिखी। कद्दूस गंगोही का निरंजन को नहीं देखा था। अलख निरंजन को नहीं देखा जा सकता। जो लोग उनका अनुभव करते हैं वे अपने में खोए रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी। 2023-24 के प्रीवियस ईयर पेपर हिस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट है। नमस्कार।